आज है हमारी 90 डेज सीरीज का 16th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के बारे में जिन्हें हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये 16th लेक्चर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसका डायग्राम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये क्या क्या होता है और इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या इसके कौन कौन से ऑर्गन इसमें हिस्सा लेते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में इस पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैस ऑकर इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो सबसे पहला पार्ट जो हिस्सा लेता है वो होता है नेसल चेम्बर। कौन सा चेम्बर? नेसल चेम्बर जो इसमें पार्टिसिपेट करता है, जो हमारा ये वाला हिस्सा है। उसके बाद आता है इंटरनल लेयर्स, जो हेयर्स को कहा जाता है, जो हमारी नोज में पाए जाते हैं। फिर आता है नेसोफेरिंग्स, फिर आता है ग्लूटिस जो कि लेरिंग्स का एक हिस्सा होता है। यहाँ पर इसका एक पार्ट होता है जिसे ग्लोटिस कहा जाता है। फिर आता है ट्रेकिया, ये वाले हिस्से को कहा जाता है ट्रेकिया। फिर आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई ये वाले हिस्से को कहा जाता है। फिर आता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये वाले हिस्से। फिर टर्सरी ये, फिर ब्रोंकाइल्स ये वाले हिस्से को जो सबसे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। फिर आती है एल्बुलरी डक्ट्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आता है आर्टिया जो हमारी हिस्से में ये इस वाले हिस्से में पाई जाती है आर्ट्रिया। फिर आती है एल्वुलरी शेक, एल्वुलर शेक जो यहाँ पर छोटे छोटे शेक्स पाए जाते हैं यहाँ ये ट्रेकिया के अंदर। फिर आती है एल्वली जो सबसे छोटा पार्ट होता है इस पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो छोटे छोटे शेक्स के रूप में या छोटी छोटी बूंदों के रूप जैसे दिखाई देता है, छोटा छोटे गोले के रूप में दिखाई देते हैं, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है। तो यहाँ से इतने सारे ऑर्गन से गुजरकर आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। फिर सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहला या सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो होता है नोज। ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा नोज, ह्यूमन नोज, जो एक तरह से ऑक्सीजन को इंटर करवाने का काम करता है, यानी कि एयर को बॉडी के अंदर एंटर करवाता है। किसकी मदद से? इनकी मदद से, जिन्हें कहा जाता है नोस्ट्रिल्स। क्या कहा जाता है? नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज। दिस एयर देन मूव्स इनटू द नेसल पैसेज, ये वाला हिस्सा कहलाता है नेसल पैसेज। फिर यहां पर आता है हमारा नेसल पैसेज, जैसे कि हमने बोला था यहां पर नेसल कैविटी भी कहा जाता है इसे। द नेसल पैसेज हैज फाइन हेयर एंड म्यूकस, यहां पर हेयर्स और म्यूकस पाई जाती है। म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द म्यूकोसल ग्लैंड, हमारे उसमें जो लिक्विड निकलता है नोज से जिसे कहा जाता है म्यूकोसल या म्यूकस, और वो कहाँ से निकलता है? म्यूकोसल ग्लैंड से। एयर इज फिल्टर विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस thereby ensuring that only clean air enters the lung। अब यहाँ पे जो हेयर और जो लिक्विड पाया जाता है वो एयर को फिल्टर करने के लिए जाना जाता है, इसलिए थोड़े थोड़े दिनों में आपकी नोज में गंदगी आ जाती है जिसे आपको साफ करना पड़ता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स या थोड़े बहुत अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको ये हेयर और जो म्यूकस होता है वो वहीं पर रोक लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गंदगी जमा हो जाती है और क्लीन एयर को कहाँ भेजता है? आपकी बॉडी के अंदर। फिर बात करते हैं यहाँ पे फेरिंग्स की। द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द नेसल पैसेज एंड द वाइंड पाइप इज नॉन एज फेरिंग्स। ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा फेरिंग्स। ये नेसल कैविटी, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ये इसके सब वो होते हैं जो फेरिंग्स के हिस्से में ही आते हैं। तो ये जो फेरिंग्स होता है ये वाइंड पाइप और नेसल कैविटी का बीच का हिस्सा होता है। जो वाइंड पाइप और नेसल कैविटी का बीच का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं फेरिंग्स। यहाँ पर द वाइंड passes from the nasal passage to the trachea through the pharynx। अब जो एयर यहाँ से एंटर हुई है वो यहाँ जाती है और इसकी मदद से कहाँ जाती है? ट्रेकिया में, यानी कि यहाँ पर। फिर आता है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में आगे ट्रेकिया। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेकिया। इट इज ऑल्सो नॉन एज वाइंड पाइप। ये वाला जो हिस्सा है
ये पाइप जैसा जो दिख रहा है इसे कहा जाता है ट्रेकिया। ये दूसरी भाषा में क्या कहलाता है? वाइंड पाइप भी कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइंड पाइप भी कहलाता है। द एयर फ्रॉम द नेसल पैसेज एंटर्स द ट्रेकिया, फिर फेरिंग से गुजरकर एयर कहाँ जाती है? ट्रेकिया में। ट्रेकिया इज अ ट्यूब सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। ये देखिए इसके ऊपर छोटी छोटी रिंग जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? कार्टिलेज, जो इसको सपोर्ट करती है। दिस इज वाई द ट्रेकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। द अपर एंड ऑफ ट्रेकिया हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लेरिंग्स। ये इसलिए कॉलेप्स नहीं होता। जैसे हम पाइप को देखें तो अगर हवा उसमें से निकल जाती है तो वो पिचक जाता है, पर ये जो एयर पाइप होता है या वाइंड पाइप होता है ये पिचकता इसीलिए नहीं क्योंकि इसके ऊपर एक कार्टिलेज लगी होती है या सपोर्ट होता है जो उसको पिचकने नहीं देता। क्योंकि यहाँ पर अगर एयर नहीं होगी तो ये चिपक जाएगा, और उसी से बचाने के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिन्हें कार्टिलेज कहते हैं। और ये बोन्स की बनी होती है, स्मूथ बोन्स की। और यहाँ पर एक वॉइस बॉक्स भी पाया जाता है इसके ऊपर अपर एंड पर, उसे कहा जाता है लेरिंग्स। ये देखिए यहाँ पर एक वो भी पाया जाता है वॉइस बॉक्स भी, जिसे हम कहते हैं लेरिंग्स। फिर आता है यहाँ पर ब्रोंकाई। द ट्रेकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। सिंगुलर ब्रोंकस एट इट्स लोअर एंड। द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू टू लंग्स। अब ये देखिए ये आ रही है मेरी फूड, वो जो वाइंड पाइप है। अब ये वाइंड पाइप जो ये दो भागों में बट रही है, इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। क्योंकि ये दो जो हिस्से बन रहे हैं जो किसको कनेक्ट कर रहे हैं? दोनों लंग्स को कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है, जो दोनों लंग्स को कनेक्ट करती है। द लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। फिर आता है नेक्स्ट हमारा मेन ऑर्गन जो एयर को फिल्टर करते हैं। द लंग कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे चेस्ट कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर। ये जो दिख रहे हैं ये होते हैं लंग्स, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। दिस लंग्स आर इनक्लोज इन द रिब केज। इच ब्रोंकस डिवाइड टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाइल्स। अब हमने पिछले वाले उसमें देखा था कि ये जो ब्रोंकाई है, ये देखिए ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में बदलती है, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई। और जो ये लंग होता है इनके ऊपर रिब्स होती है। रिब्स होती है यानी कि हड्डियों का एक ढांचा होता है जिन्हें रिब्स कहा जाता है, जो इनको बचाए रखता है या सपोर्ट करता है। जैसे ये चेस्ट के ऊपर जो रिब्स पाई जाती है वो इनको सेफ रखती है। ब्रोंकाइल्स हैव मिलियंस ऑफ पाउच लाइक एयर सेक्स एट देयर एंड कॉल्ड एल्विली विच आर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। अब ये जो ब्रोंकाई है, ये जो ब्रोंकाई है इसके ऊपर देखो ये छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स या सेक्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्विली। क्या कहते हैं? एल्विली। और यहीं पर एयर आकर स्टोर होती है ब्रोंकाई से ब्रोंकाइल्स में, और ब्रोंकाइल से एल्विली में जाती है। फिर आता है हमारा मेन पार्ट एल्विली। द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एल्विली। कहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है? एल्विली में। यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से आती है वो, और बाहर से जो ऑक्सीजन आती है वो एक दूसरे से एक्सचेंज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर। द बॉल्स ऑफ एल्विली आर वेरी थिन एंड हैव थिन ब्लड कैपिलरीज। अब जो एल्विली की वॉल होती है वो बहुत पतली होती है और थिन कैपिलरीज से बनी होती है। दे आर वेरी स्मॉल, हाई इन नंबर। दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया विच मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये देखिए ये बहुत सारे सेक्स से बनी होती है, बहुत सारे होल्स होते हैं इसमें, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए ये लार्ज सरफेस एरिया को बनाए रखती है। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज मैक्सिमम हो जाता है, बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हेन वी ब्रीथ इन द एल्विली गेट फिल्ड विथ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन, द ब्लड कैपिलरीज surrounding the alveoli diffuse the oxygen from inside alveoli into the
ब्लड जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं मतलब सांस अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो बाहर से आती है वो कहाँ पर आती है कि यहाँ पर आ जाती है एल्वेली के अंदर, और एल्वेली से ब्लड कैपिलरीज जो एल्वेली को सराउंड करके रखती है उसमें डिफ्यूज कर देती है। किसमें डिफ्यूज कर देती है? किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज की मदद से ब्लड में। दिस ऑक्सीजन इज देन कैरिड बाय द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब एल्वेली में जो ऑक्सीजन आई वो ब्लड में मिल गई और उस ब्लड को ये पहुंचा देती है हार्ट के पास, जो कि हमारा पंप होता है। ये पंप पूरी की पूरी बॉडी में क्या करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है यानी कि पहुंचा देता है। The carbon dioxide gas is produced as waste during respiration in the cells of the body tissues. This gas diffuses into blood which is carried back to the lungs where it diffuses into the alveoli। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बन रही होती है वो वापस ब्लड में आती है, उसको वापस लेकर आते हैं हार्ट के पास, और हार्ट से वापस चली जाती है किसके पास? लंग के पास। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है, एक्सक्रिएट कर दिया जाता है वेस्ट मटेरियल के तौर पर जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तब। तो ये जो प्रोसेस है इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में डिफरेंस की। तो इनहेलेशन क्या होता है? यहाँ पर हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो हमारा जो थोरेसिक कैविटी होती है, ये चेस्ट होता है, ये एक्सपांड हो जाता है। चेस्ट क्या करता है? एक्सपांड हो जाता है। एक्सहेलेशन के टाइम पर ये थोरेसिक कैविटी वापस क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब पीछे दब जाती है। फिर आता है रिब्स लिफ्ट अप। जो हमारी दूसरा इसमें होता है वो जो हमारी ये रिब्स होती है वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, जिसकी वजह से ये रिब्स ऊपर आ जाती है। यहाँ पर रिब्स पीछे चली जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा होता है। फिर आता है डायफ्राम। जो डायफ्राम यहाँ पर पाया जाता है रिब्स के नीचे, वो क्या हो जाता है? फ्लेट हो जाता है, नीचे चले जाता है, और ये क्या हो जाता है? डोम शेप्ड में, मतलब वापस ऊपर आ जाता है जैसे गुब्बारा पिचक गया हो। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर इंटर्स द लंग्स। अब यहाँ पर जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जानी है, तो वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है और उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज हो जाता है एक्सहेलेशन में, क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है, तो उसकी वजह से वो डिक्रीज हो जाती है और एयर क्या होती है? बाहर चली जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर बात करते हैं हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। जो नेक्स्ट होता है जहां हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। The blood carries oxygen, digested food and other chemical like hormones and enzymes to all parts of the body. It also takes away waste materials like urea and carbon dioxide. अब जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जहां पर ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था लंग्स में ऑक्सीजन मिल जाती है, वैसे ही स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड मटेरियल हम इनटेक करते हैं वो भी ब्लड में मिल जाते हैं, और उनको ही कौन सप्लाई करता है? हमारा यही सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हार्मोन वगैरह रिलीज किए जाते हैं वो भी पूरी बॉडी पार्ट्स तक यही सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचाता है। और साथ में ही जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, इसको भी जो मेन एक्सक्रिएटरी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट ही एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वहां तक भी कौन पहुंचाता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो यूरिया होती है उसको यूरिनरी डक्ट यानी कि गैल ब्लैडर तक लेकर जाता है ताकि वहां से उसे रिलीज किया जा सके या बाहर किया जा सके। ये भी कौन करता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। The human circulatory system consists of the heart, the organ which pumps and receives the blood and the blood vessels or tubes through which the blood flows in the body। अब जो human circulatory system होता है वो तीन चीज़ों से बना होता है। एक तो हमारा हार्ट जो हमारा पंप की तरह काम करता है, दूसरा ब्लड वेसल्स, और जो ट्यूब्स होती है ब्लड ट्यूब्स, वो सारी इसके पार्ट होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन हार्ट की। तो ह्यूमन हार्ट एक 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें 2 एट्रिया पाई जाती है और 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं।
जो लेफ्ट एंड राइट साइड पे पाए जाते हैं, और वेंट्रिकल्स भी लेफ्ट एंड राइट साइड में पाए जाते हैं। ये हमारा डबल पंप होता है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहता है और ब्लड को पहुंचाता रहता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होकर जाती है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एक्ट एज वन पंप विच पंप्स ब्लड टू द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। अब यहाँ पर जो लेफ्ट पार्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ब्लड को कहाँ से, हार्ट के पास से बॉडी के पास सप्लाई करता है, बस लंग्स के पास में नहीं पहुंचाता है, क्योंकि लंग्स से तो इसमें आता है। वहीं पर द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ओनली पंप्स ब्लड इनटू लंग्स। अब जो लेफ्ट वाले हैं वो तो बॉडी के पास पहुंचाते हैं, वहीं से बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको लंग्स के पास पहुंचाता है राइट साइड वाला हार्ट। कौन सा हिस्सा, राइट साइड वाला हिस्सा या राइट वाला हार्ट जो होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये लंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द राइट साइड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। अब यहां से एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं सेप्टम। ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है सेप्टम। ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है सेप्टम, जो राइट और लेफ्ट वाले को एक तरह से डिफरेंट या अलग कर कर रखता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना होता है, नहीं तो ये मिक्स हो जाए, इसलिए इनके बीच में एक सेपरेट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेपरेट सेप्टम। दिस सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड मिक्सिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द लेफ्ट साइड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑन द राइट साइड। मैंने जैसे अभी बताया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे से मिलने नहीं देने के लिए इस तरह का एक सेपरेट बॉल बनाई जाती है या बनी होती है हमारे हार्ट में, जिसे कहा जाता है सेप्टम। फिर आता है यहाँ पर ब्लड। अब जो ब्लड होता है ये एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ये ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है। इसी की मदद से सारी चीजें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट की जाती है। अगर ब्लड ही नहीं होगा तो हार्ट का कोई काम नहीं होगा। और इस ब्लड में 3 कंपोनेंट होते हैं, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। इट इज the blood which circulate around the whole body and delivered oxygen nutrients to the cells and tissues। जैसे कि मैंने बताया अभी कि ब्लड अगर नहीं होगा तो कोई ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जाएंगे, और इसीलिए ब्लड एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच हैज द एबिलिटी टू बाइंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को बांधे रखने के लिए एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में बांधे रखता है, और उसी की वजह से जो रेड ब्लड होता है उसका कलर भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही बनता है। फिर आता है यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड आर आरबीसीज। अब हमारी बॉडी में ब्लड जो पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा सेल्स पाई जाती है रेड ब्लड सेल, इसलिए इसका कलर रेड होता है। रेड ब्लड सेल्स आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अभी बताया जो रेड ब्लड सेल है उसका कलर रेड क्यों है, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू द another. RBCs are circular in shape, do not have nuclei। अब जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को इधर से उधर कैरी करता है आरबीसीज में, और आरबीसीज का शेप कैसे होता है, सर्कुलर। कैसे होता है, सर्कुलर, ऐसे होता है। तो ये और क्या नहीं रखती है, ये न्यूक्लियाई नहीं रखती है, गोल होती है शेप में, सर्कुलर होती है शेप में, पर इनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं पाया जाता। रेड ब्लड सेल हैव वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम ड्यू टू विच दे हैव टू बी प्रोड्यूस इन द बोन मेरो वेरी क्विकली। हमारी जो बोन मेरो होती है वो रेड ब्लड सेल की फैक्ट्री कही जाती है इसीलिए, और ये एक दिन में लाखों करोड़ों ब्लड सेल्स को बनाती भी है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स होती है वो बहुत कम लाइफ टाइम के साथ में आती है, और जितनी ज़्यादा ये प्रोड्यूस होती है उतनी ज़्यादा उसी टाइम पे ये डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। इसलिए बोन मेरो लगातार ये क्या करती है, लगातार इनका प्रोडक्शन करती रहती है, लगातार चलती रहती है, बनाती रहती है, ताकि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी ना हो।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वाइट ब्लड सेल्स की। तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में वायरस और इन्फेक्शंस या डिसीज से बचाने के लिए होती है। ये हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स, फॉरेन बॉडीज विच कॉज डिसीज। तो वो सारी चीज़ों से लड़ने के लिए जानी जाती है जो हमारी बॉडी में क्या होती है, डिसीज को क्रिएट करने के लिए आती है। उन सबको मारने का काम करती है वाइट ब्लड सेल्स। सम WBCs can digest foreign bodies, others manufacture antibodies to fight infection and provide immunity। अब कुछ का काम होता है कि जो बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है उनको मार देती है, डाइजेस्ट कर लेती है और कुछ एंटीबॉडीज बनाती है ताकि जो डिसीज या वायरस आ रहा है उससे लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में बनी रहे। फिर आता है WBCs आर सर्कुलर और इरेगुलर इन शेप। अब इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये एकदम बॉल जैसी होती है जिनके ऊपर थोड़े थोड़े स्पेरिकल्स पाए जाते हैं या एक तरह के नुकीले कांटे जैसा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियाइज पाए जाते हैं या न्यूक्लियाई पाई जाता है। थो द शेप डिफर्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ द सेल, दे आर लेजर इन नंबर्स देन RBCs। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियाई के साथ में आती है। इनका शेप एंड साइज इनके फंक्शंस पर डिपेंड करता है कि ये कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, उन पर इनका शेप एंड साइज डिपेंड करता है। और इनका जो नंबर होता है वो RBCs के मुकाबले बहुत कम होता है। RBCs के मुकाबले इनका जो नंबर है वो बहुत कम होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे प्लाज्मा। ये एक तरह का लिक्विड होता है जो पार्ट ऑफ ब्लड होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये कलरलेस लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और जो अदर सब्सटेंस होते हैं, थोड़ा बहुत फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, वो इसमें डिसॉल्व होता है। इट कंटेन्स रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। अब ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, RBCs, WBCs और platelets. It also contains proteins, digested food, common salt, base product, carbon dioxide and urea and हार्मोन्स। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि जो खाना हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया वगैरह जो होते हैं वो सारे इसी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के लिए, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं जो बोन मैरो में बनती रहती है। टाइनी फ्रेगमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। ये टाइनी फ्रेगमेंट होते हैं स्पेशल सेल के जो हमारी बोन मैरो में बनते रहते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता है और ये क्या मदद करते हैं, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो उस पर जो खून निकलता है उस पर जो एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, पट्टी जम जाती है खून की, तो वो जो होता है वो इस प्लेटलेट की मदद से ही जमता है। इसलिए जिसकी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाता है और जो डायबिटिक होता है उसका बाउंड या जो घाव होता है बहुत लंबे तक बना रहता है, उसमें से खून का रिसाव लगातार रहता है और हमारी बॉडी से एक लिमिट में ही खून निकले, इसकी वजह से ये प्लेटलेट बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो हमारी बॉडी का बाउंड बहुत लंबे समय तक बना रहता है, हमारा घाव लंबे समय तक भरेगा नहीं। ऑल ब्लड सेल्स आर मेड इन द बोन मैरो फ्रॉम सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। तो हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड सेल्स होती है वो सारी कहाँ बनती है, बोन मैरो में, और वहीं पर जो सेल्स होती है स्टेम सेल्स, उनसे ही इन सारी सेल्स का प्रोडक्शन होता है। ये पूरा का पूरा प्लाज्मा का डायग्राम है जिसमें ये होते हैं प्लेटलेट्स, ये होती है रेड ब्लड सेल और ये होती है वाइट ब्लड सेल्स। इनके फंक्शंस के बारे में जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। तो कैसा लगा हमारा ये लेक्चर आपको, हमें ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।